नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है गोपाल पांडे और हमेशा की तरह हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं करंट अफेयर्स कि आज का क्या क्या करंट अफेयर्स है न्यू। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक बात जान लेते हैं, जिस बात से डर लगता हो आपको, किसी बात से अगर डर लग रहा है या किसी भी सब्जेक्ट से आपको अगर डर लगता है तो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दें। डर स्वयं भाग जाएगा। यानी कि ज्ञान को बढ़ाना शुरुआत करिए, सिर्फ एक स्टेप तो लीजिए, आपका डर स्वयं भाग जाएगा उधर से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये अज्ञानता हमेशा, क्योंकि डर जो है सो सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। जिस बात का ज्ञान नहीं होता है उस वजह से ही डर आता है मेरे अंदर या किसी के भी अंदर। ये इस बात को आप जान लीजिए। सो स्टार्ट करिए, आपका डर दूर होगा। अगर ऐसा कोई भी चल रहा है जो आपका लैक है, उसमें आप कम हैं, तो उस पर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दीजिए और जल्दी ही। देर नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर से। यहाँ पे पहला न्यूज़ है, आरबीआई ने कुछ मॉनेटरी से रिलेटेड फैसला लिया है। देखते हैं कि क्या क्या है। आरबीआई रिलीजेज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर 2020-21 के लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन लिया है आरबीआई ने। हाल फिलहाल में पहले भी लिया था लॉकडाउन के टाइम में, जिसमें अपना रेट को कम किया था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। देख लेते हैं इसमें क्या क्या कम हुई है और ज़्यादा। यहाँ पे पहला है कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आरबीआई हैज़ रिलीज मॉनेटरी पॉलिसी फॉर 2020-21 से। एज पर द पॉलिसी आरबीआई हैज़ reduced पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट ऑफ फैसिलिटी फ्रॉम 4.40% टू 4%, यानी कि 4.40% था रेपो रेट इसी लॉकडाउन में। यानी कि 1 से 2 महीना समझिए ना, 1.5 मंथ से पहले ही लिया गया था ये डिसीजन। फिर से उसको कम कर दिया गया है, अभी जो है सो 4%। ये बैंकिंग के एस्पिरेंट्स एंड जो भी हैं इसके तैयारी करें, वो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए रेट को याद रखना। और रेपो रेट जो है सो 3.35% कर दिया गया है, 3.75% से 3.75% से 3.35% कर दिया गया है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मार्जिनल स्टेबिलिटी फैसिलिटी यानी कि MSF रेट इज आल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 4.65% टू 4.25%। 4.25%। यहाँ पे MSF का भी रेट जो है सो रिड्यूस किया गया है 4.65% से 4.25% पे। ये रेट आप लोग याद रखेंगे, यानी कि 4%, 3.35% एंड 4.25%, इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट है, इंटेलिजेंट डिजाइन एरिना लिमिटेड ने आई टर्मेरिक फिन क्लॉड लॉन्च किया है। आई टर्मेरिक फिन क्लॉड लॉन्च किया है। कौन? इंटेलिजेंट डिजाइन एरिना लिमिटेड, ये नाम रखेंगे, एरिना लिमिटेड। देख लेते हैं क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है ये। यहाँ पे इंटेलिजेंट डिजाइन एरिना लिमिटेड ने IBM पब्लिक क्लाउड के माध्यम से आई टर्मेरिक फिन क्लाउड लॉन्च किया है, जो उन वित्तीय संस्थानों पर केंद्रित है जो नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की तलाश कर रहे हैं। यह एक क्लाउड रेडी API फर्स्ट माइक्रो सर्विस प्लेटफॉर्म है जो नई डिजिटल बैंक प्रणालियों को बिना किसी रुकावट के कोर विरासत प्रणाली के साथ अलग थलग करने या समानांतर परीक्षण करने और चलाने में मदद करेगा। इसमें खुदरा बैंकिंग, ऋण और कॉर्पोरेट बैंकिंग API जैसी सुविधाएं रहेंगी। तो ये याद रखेंगे, आई टर्मेरिक फिनक्लोड, ठीक है, इंटेलिजेंट डिजाइन एरिना लिमिटेड के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, ये याद रखेंगे। और इसकी ये फैसिलिटी रहेगी जो बैंकिंग और ऋण सुविधा में और कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट है दिलीप ओमन को, ये हैं दिलीप ओमन को ISA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ISA, ठीक है, देख लेते हैं। देख रहे हैं, दिलीप ओमन को भारतीय इस्पात संघ, ठीक है, इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बस ये न्यूज में है तो इसलिए आपके लिहाज से ये जानना जरूरी है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप ओमन। यहाँ पे देख लेते हैं। वह वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पल स्टील के CEO के रूप में सेवा कर रहे हैं। टीवी नरेंद्रन ने पद से हटते ही IS की अतिरिक्त साधारण बैठक में नियुक्ति की गई। ओमोन को स्टील उद्योग में 37 साल का अनुभव है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर IIT के का पूर्व छात्र हैं। IIT के का वो छात्र रह चुके हैं खड़गपुर के, तो ये याद रखेंगे। एक्सपीरियंस भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, 37 साल का अनुभव। तो ISA के अध्यक्ष के रूप में वो नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट है यहाँ पे हर्षवर्धन ने, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी, कौन, हेल्थ मिनिस्टर एंड वेलफेयर से रिलेटेड हर्षवर्धन जी, यही हैं, ये पहले भी न्यूज में कई बार आ चुके हैं। हर्षवर्धन ने संभाला WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार हर्षवर्धन जी संभाले हैं, ये याद रखेंगे। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 3 साल के कार्यकाल हेतु 147वें सत्र में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वह जापान के हिरोकी नकटानी की जगह लेंगे। हिरोकी नकटानी की जगह, वो जो कि वो पहले थे इस जगह पे। WHO एक संयुक्त निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 2 निकाय शामिल हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड। WHO के कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य होते हैं। कितने? 34 सदस्य। भारत WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का एक सदस्य राज्य है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट है, आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, 22 मई। कितने तारीख को? 22 मई को, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस IDB मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में 29 दिसंबर को मनाया गया था। हालांकि 2000 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने 22 मई को जैविक विविधता सम्मेलन पर नैरोबी अंतिम अधिनियम को अपनाने के लिए IDB के रूप में घोषित किया। IDB का विषय 2020 हमारे समाधान प्रकृति में है, ये था, ठीक है। IDB का क्या था? 2020 में हमारे समाधान प्रकृति में है, क्योंकि प्रकृति से ही हमें बहुत कुछ मिलता है ना। तो यही अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट है, कोविड-19 का पता लगाने के लिए अगप्य चित्रा, क्या है? अगप्य चित्रा मैग्ना किट लॉन्च की गई है। क्या चीज़ का पता लगाने के लिए? कोविड-19 का पता लगाने के लिए अगप्य चित्रा मैग्ना किट लॉन्च की गई है। ये फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, SCTIMST शॉर्टकट में उसको बोलेंगे, ठीक है। ने अगले चित्र मैग्ना के कॉमर्शियल लॉन्च की घोषणा की है। अगप्य चित्रा मैग्ना कोविड-19 का पता लगाने के लिए पूर्ण स्वदेशी चुंबकीय नैनोकण आधारित RNA निष्कर्षण परीक्षण किट है। यह परीक्षण की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा और महामारी का मुकाबला करने के परिणाम स्वरूप परीक्षण लागत को कम करेगा। यानी कि ये ज़रूरी भी है अभी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सके। काफ़ी ये इंडिया के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है जनसंख्या के लिहाज से, क्योंकि कुछ भी नहीं हम देखें, जैसे अमेरिका में इतना ज़्यादा टेस्ट हुआ है तभी वहाँ पे केसेज भी हैं, यहाँ पे टेस्ट ही नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा कोविड-19 का। फिर भी 1 लाख के करीब, 1 लाख के अप्रॉक्सीमेट में जो है सो संख्या पहुँच गया है यहाँ पे केस का, इंडिया में भी। ये काफ़ी हॉरिबल है एक तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई? छत्तीसगढ़ में, ये याद रखेंगे। देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को सीधे नकद लाभ प्रदान करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना RGKNY शुरू की है। योजना के तहत सीधे किसान के बैंक खाते में 1 वर्ष में प्रति एकड़ 10,000 रुपये का हस्तांतरण किया जाएगा। ये किसानों के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है, कह सकते हैं कि ये ज़रूरी भी है अभी के समय के लिहाज से। जो लॉकडाउन में जो स्थिति है, अभी किसान ही हैं जो जिनकी वजह से वो अन्न भी मिल रहा है। तो समझ सकते हैं कि किसान के वैल्यू, इसलिए कदर करना चाहिए हमें किसानों का। देख लेते हैं, यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू की गई थी। RGKNY से लगभग 19 लाख किसानों को लाभ होने की 19 लाख किसानों को लाभ होने के और खेती के तहत अधिक चर लाने में मदद की उम्मीद है, ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट है, एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 सहायता के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया। कौन? एयरटेल अफ्रीका। एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 सहायता के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया। यूनिसेफ के साथ, ये देख रहे हैं इसका इस तरह से लोगो रहता है, यूनिसेफ। यहाँ पे है,
यूनिसेफ ने स्कूली छात्र को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंचाने और उनके परिवारों को मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय एयरटेल अफ्रीका के साथ समझौता किया। मोबाइल प्रौद्योगिकी के दौरान कोविड-19 महामारी के दौरान 133 मिलियन स्कूली बच्चों और 13 उप-सहारा अफ्रीका देशों को लाभ होने का अनुमान है। एयरटेल अफ्रीका छात्रों को शून्य लागत बोझ के साथ शून्य दर पर शैक्षिक सामग्री की मेजबानी करने वाली वेबसाइट प्रदान करेगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी सबिता कुमारी और अंकित सिसोदिया को नाडा ने अस्थायी रूप से निलंबित किया है, यानी कि निलंबित कर दिए गए हैं। कौन? सबिता कुमारी और अंकित सिसोदिया। किसके द्वारा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल का होता है, फिर एक इंटरनेशनल का भी होता है, तो ये नेशनल लेवल पे ही जो है सो निलंबित कर दिए गए हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम में चलने से पहले जो है सो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट लेते हैं ना कॉमनवेल्थ गेम्स में, स्पोर्ट्स में, तो उनको जो है सो ये नाडा के द्वारा जो है ये टेस्ट अप किया जाता है कि उन्होंने कोई जो है सो किसी भी तरह का कुछ लिए तो नहीं है इंजेक्शन या कुछ जो जिससे उनका डोज बढ़ जाता है या पावर आ जाता है, तो ये नाडा के द्वारा ही जो है जांच किया जाता है। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी उनको कहते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 2 भारतीय पावर लिफ्टर सबिता कुमारी और अंकित सिसोदिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। दोनों एथलीटों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित किया गया है। एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल ठीक है, अनुशासनात्मक पैनल एडीडीपी ने पावर लिफ्टर्स को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत का एक स्वतंत्र डोपिंग रोधी संगठन है जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ डोप मुक्त खेलों का आयोजन है। यहाँ पे मुख्यालय इसका जो है सो नई दिल्ली में हो जाएगा, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे अगला है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज कह सकते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स एंड ये जो भी संभालते हैं ये सीबीडीटी के अंदर ही आता है, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने B2B फर्मों को केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड का उपयोग करने के लिए सजेस्ट किया है, यानी कि B2B फर्म जो भी यहाँ बिजनेस टू बिजनेस करते हैं अपना ट्रांजैक्शन एंड जो भी परचेज सेल करते हैं, तो उनके लिए जो है सो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड का जो है सो उपयोग करने के लिए द्वार खोल दिया है। कौन? सीबीडीटी, ये याद रखेंगे। वित्त मंत्रालय ही डिसीजन लेता रहता है टाइम टू टाइम इन सब संगठन से रिलेटेड जो भी टैक्स रेट या कुछ भी आते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एंड फाइनेंस एक्ट के अंदर आता है ये सब। क्योंकि मैं एक टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ, तो मैं जीएसटी का रिटर्न सभी फाइल करता हूँ, इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरता हूँ, तो इसकी जानकारी यहाँ पे आपको पूरी मिल जाएगी जो भी इंटरेस्टेड गाइज हैं। देख लेते हैं यहाँ पे वित्त मंत्रालय ने B2B लेनदेन कंपनियों को केवल रुपए या भीम UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड का उपयोग करने से 50 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने की छूट दिया है। 50 करोड़ से अधिक केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करने का प्रावधान सरकार द्वारा वित्त अधिनियम 2019 में धारा 269U द्वारा डाला गया है। कौन सा धारा? 269U। यह कदम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा उठाया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगला है CSIRO ने ब्लीचिंग से लड़ने के लिए हिट प्रतिरोधी कोरल विकसित किया है। हिट प्रतिरोधी कोरल विकसित किया है किससे? CSIRO ने ब्लीचिंग से लड़ने के लिए, ब्लीचिंग से लड़ने के लिए। ठीक है, क्या किया है? हिट प्रतिरोधी कोरल विकसित किया है, जान लेते हैं। यहाँ पे CSIRO ने ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मरीन साइंस, क्या है? मरीन साइंस, और मेलबर्न विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक संभावित कारक सफलतापूर्वक विकसित किया है जो उनकी गर्मी सहिष्णुता को बढ़ाने में प्रवाल वीतियों की मदद कर रहा है। निर्देशित विकास का उपयोग कर बनाया गया। कारण क्या है? माइक्रोलेग में बदलाव करेगा जो कोरल की गर्मी सहिष्णुता का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल वीतियों पर खतरे के मद्देनजर, कहते हैं ना, मद्देनजर आया था इसका। ठीक है, क्लियर? हिट प्रतिरोधी कोरल विकसित किया गया है किसके द्वारा? CSIRO के द्वारा ब्लीचिंग से लड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
ऑनलाइन छावनी बोर्ड प्रबंधन के लिए DGDE और ई गवर्नमेंट फाउंडेशन ने समझौता किया। कौन कौन? DGDE, ये देख रहे हैं इस पिक्चर में, इसी सम्मेलन का जो है सो ये फाउंडेशन की जो है सो समझौता किया। यहाँ पे ये सारा पिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ऑनलाइन छावनी बोर्ड प्रबंधन के लिए DGDE और ई गवर्नमेंट फाउंडेशन ने समझौता किया है। ई गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे जान लेते हैं पूरी बात। महानिदेशालय रक्षा संपदा DGDE, रक्षा मंत्रालय और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ई छावनी कार्यक्रम के तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस इम्पैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन नामक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म के तहत सेवाएं प्रदान करेगी। इसमें डैशबोर्ड्स, वेब पोर्टल, ट्रेड लाइसेंस, फायर, NOC प्रणाली, लोक शिकायत निवारण प्रणाली, संपत्ति कर, जल और सीवरेज शुल्क शामिल होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ऑनलाइन छावनी बोर्ड प्रबंधन के लिए DGDE और ई गवर्नेंट फाउंडेशन ने समझौता किया है। ई गवर्नमेंट एंड DGDE के बीच जो है ये समझौता हुआ। और ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत ई छावनी, इसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम ऐसा आ जाएगा, डिजिटल, इसमें सारा कुछ रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई भी डॉट एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ऐसा कोई भी अगर डॉट रहे तो वो डॉट क्लियर हो जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।